हेलो। आज इस सेशन में नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर है ड्यूटीज के ऊपर। कस्टम्स में जो ड्यूटीज लगती हैं कौन कौन सी हैं, टाइप ऑफ ड्यूटीज, काइंड ऑफ ड्यूटीज और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, नया चैप्टर है, ड्यूटीज के बारे में है। कस्टम सारा खेल ही ड्यूटी लगाने के आसपास में घूमता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। कौन कौन सी ड्यूटीज कस्टम्स एक्ट के थ्रू या फिर कस्टम्स टैरिफ एक्ट के थ्रू लगाई जाती हैं, ये आज के सेशन में आपके सामने आएगा। हम स्टार्ट करेंगे इसको। अब सबसे पहले फर्स्ट ड्यूटी, जो पहली ड्यूटी कस्टम्स में जो लगती है, उसका नाम है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। नोट कर लो इस बात को अभी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी तो कस्टम्स एक्ट के थ्रू लगती है, लेकिन इसके अलावा जो आप और ड्यूटीज पढ़ेंगे वो सभी ड्यूटीज कस्टम्स टैरिफ एक्ट के थ्रू लग रही होंगी। ओके, बेसिक कस्टम ड्यूटी लेकिन कस्टम्स एक्ट के थ्रू है, सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। ठीक है, इसके बाद जो आप ड्यूटीज पढ़ने वाले हो वो कस्टम्स टैरिफ एक्ट के थ्रू लग रही होंगी। राइट, तो पहला है हमारे पास में बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। नंबर 1, बेसिक कस्टम ड्यूटी, नाम ही आपको ये बात बता रहा है कि भाई दिस इज द बेसिक ड्यूटी। कस्टम की ये बेसिक ड्यूटी है। इसका मतलब अगर गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं और वो ड्यूटीएबल हैं, ड्यूटी उन पे सबसे पहले कौन सी आएगी? बेसिक कस्टम ड्यूटी आएगी। ठीक है, अगर आपकी गुड्स एग्जम्प्टेड गुड्स नहीं है तो इसका मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी उनके ऊपर में लगनी है। ड्यूटीएबल गुड्स है दैट मीन्स एग्जम्प्टेड नहीं है, और ड्यूटी अगर है तो बेसिक कस्टम ड्यूटी उनके ऊपर लगेगी। ठीक है, ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है इसमें क्या बातें आपको ध्यान रखनी है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो स्टैंडर्ड रेट या फिर प्रेफरेंशियल रेट, इन दोनों रेट्स में से किसी रेट से लगाई जा सकती है। ओके, स्टैंडर्ड रेट या प्रेफरेंशियल रेट। अब ये स्टैंडर्ड रेट क्या है भाई? स्टैंडर्ड रेट मींस द रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, जो मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड रेट हमने कस्टम ड्यूटी का दे रखा है, बेसिक कस्टम ड्यूटी का दिया है, उस रेट की हम बात कर रहे हैं। जो जनरल बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट्स लगते हैं हम उनको स्टैंडर्ड रेट कह रहे हैं। सवाल हमें यह समझना चाहिए कि प्रेफरेंशियल रेट क्या होता है। ओके, तो प्रेफरेंशियल रेट बेसिक कस्टम ड्यूटी में तब लगेगा जब जो गुड्स इंपोर्ट की गई हैं वो किसी ऐसे कंट्री में मैन्युफैक्चर हुई हो और ऐसे कंट्री से हम उनको इंपोर्ट कर रहे हो जो हमारी प्रेफरेंशियल एरिया की लिस्ट में लिस्टेड कंट्री है। हमने से मतलब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। हमने एक प्रेफरेंशियल एरिया की लिस्ट बना रखी है, दूसरे शब्दों में प्रेफरेंशियल कंट्रीज की लिस्ट बना रखी है। प्रेफरेंशियल कंट्रीज हमारे लिए वो हैं जिनके साथ हम इंटरनेशनल ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें उन कंट्रीज का नाम हमें दिया हुआ है जो हमारे लिए प्रेफरेंशियल कंट्रीज हैं, प्रेफरेंशियल एरिया में आते हैं। और अगर हमारे इंपोर्टर ने ऐसे किसी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, तब उसको प्रेफरेंशियल रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी मिल सकता है। अभी भी मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मिल सकता है? क्योंकि इसमें खास बात यह भी है कि जब तक इंपोर्टर खुद क्लेम ना करे कि मैंने जो गुड्स इंपोर्ट की हैं
वो एक प्रेफरेंशियल एरिया कंट्री से मैंने इंपोर्ट की हैं, वहीं पर ये मैन्युफैक्चर्ड है और मुझे इनके ऊपर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया जाए। अगर वो ऐसा खुद क्लेम करे तभी उसको बीसीडी में प्रेफरेंशियल रेट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप समझ गए ना क्या कहा है? ये कहा है कि अगर आपने इंपोर्ट अपना ऐसे कंट्री से कर भी लिया जो कि प्रेफरेंशियल एरिया का कंट्री है हमारे लिए, लेकिन इंपोर्टर ने अगर प्रेफरेंशियल रेट बेसिक कस्टम ड्यूटी का लेने के लिए क्लेम नहीं किया तो भी कस्टम डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको प्रेफरेंशियल रेट देगा। ठीक है, प्रेफरेंशियल रेट अगर लेना है इंपोर्टर को तो उसको दोनों बातें सर्टिफाई करके दिखानी पड़ेंगी। पहला कि मेरा इंपोर्ट ऐसे कंट्री से है जो कि प्रेफरेंशियल एरिया की लिस्ट में है, ठीक है, और दूसरा यह है कि यस आई एम क्लेमिंग इट, मैं प्रेफरेंशियल रेट क्लेम कर रहा हूं, तब जाके उसको प्रेफरेंशियल रेट मिलेगा। आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड रेट और प्रेफरेंशियल रेट में फर्क क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड रेट मींस जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर लगती है तो उसका एक रेट होता है जिसको हम स्टैंडर्ड रेट कह रहे हैं। ठीक है, ये रेट अलग अलग कमोडिटी पे अलग अलग हो सकता है। ठीक है, प्रेफरेंशियल रेट हमेशा स्टैंडर्ड रेट से थोड़ा कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आर्टिकल के ऊपर में बीसीडी का स्टैंडर्ड रेट 10% का है तो प्रेफरेंशियल रेट उसके ऊपर में 9% या 8% ही रहेगा। रिड्यूस्ड रेट होता है प्रेफरेंशियल रेट। क्यों रिड्यूस्ड रेट है? क्योंकि इंडिया के लिए ये प्रेफरेंशियल कंट्री है, हमारा प्रेफरेंस है कि हम इन कंट्रीज के साथ में अपना इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाएं और इसलिए हम प्रेफरेंशियल रेट अपने स्टैंडर्ड बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट से थोड़ा सा कम करके रखते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हर इंपोर्टर चाहेगा कि मुझको बीसीडी में स्टैंडर्ड रेट के बदले प्रेफरेंशियल रेट मिले। प्रेफरेंशियल रेट अगर लेना है तो दो बातें पूरी करनी होंगी। पहली बात यही है कि आप बताएं कि आपने जो गुड्स इंपोर्ट की हैं वो ऐसे देश से कर रखी हैं जो देश प्रेफरेंशियल एरिया की लिस्ट में है, गुड्स वहीं मैन्युफैक्चर हुई हैं। और दूसरा, यस, हमें प्रेफरेंशियल रेट खुद क्लेम करना पड़ेगा। अगर हम क्लेम नहीं करते तो कस्टम डिपार्टमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हमें प्रोफेशनल रेट दे, अपनी तरफ से कस्टम डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड रेट ही अप्लाई करेगा। ओके, समझ में आई है ये बात आपको? तो बीसीडी के बारे में मैंने आपको बात बताई। इसमें हमारे दो रेट हैं, एक है आपका स्टैंडर्ड रेट और एक है आपका प्रेफरेंशियल रेट। स्टैंडर्ड रेट के बारे में कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंशियल रेट के बारे में क्या है, दो बातें याद कर लेना इसमें। पॉइंट नंबर 1, गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री listed in our preferential countries list। ओके, ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूं आपको कि गुड्स ऐसे कंट्री में ही मैन्युफैक्चर्ड होनी चाहिए जो हमारा प्रेफरेंशियल एरिया का कंट्री है। गुड्स मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड in preferential area country, PAC, preferential area country. This is number 1. Point number 2 जो आपको याद रखना है, importer should claim the preferential rate। अगर उसने ऐसे कंट्री से माल इंपोर्ट किया हुआ है तो उसको क्लेम करना है, तब जाके प्रेफरेंशियल रेट मिलेगा। मैंने आपको बता दिया प्रेफरेंशियल रेट हमेशा स्टैंडर्ड रेट से थोड़ा सा कम रेट होगा। आप इस बात को अपने पास नोट भी करके रखें कि ये उससे कम का रेट होगा, ठीक है। बीसीडी अलग अलग गुड्स के ऊपर में अलग अलग रेट है, लेकिन हमें इसमें यह समझना है कि स्टैंडर्ड रेट और प्रेफरेंशियल रेट दोनों में फर्क क्या है वो आपको पता लग चुका। हमेशा इंपोर्टर कोशिश करेगा कि उसको प्रेफरेंशियल रेट मिल पाए, लेकिन प्रेफरेंशियल रेट इन दोनों कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है। ओके,
तो ये है आपकी पहली ड्यूटी जो कस्टम्स की लगती है, बाय द नेम ऑफ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। ओके, ये पहली ड्यूटी आपकी कवर हो गई। अब आएंगे हम सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे ड्यूटी के बाद में आपकी गुड्स की जो एसेसेबल वैल्यू होगी उसके ऊपर में लगेगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं अब वो है आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ओके, देखिए सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्या है। हमने ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था ये कस्टम्स के जो पर्पसेस हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनमें पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू अर्न रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इसी पर्पस के तहत हमने ये SWS लगाया, ये सरचार्ज लगाया है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो 10% के रेट पर लगता है। इसका जो रेट है, इन जनरल द रेट इज 10%। ओके, 10% रेट इन जनरल SWS का है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर इनके केस में SWS का रेट घटा के 3% किया हुआ है। सो इन केस ऑफ दिस इज द जनरल रेट एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर SWS का रेट 3% का है, 3% का सरचार्ज साथ में पे करना होगा, ठीक है, 3% का सरचार्ज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो सरचार्ज है ये अप्लाई कैसे करना है। देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी तो होगी वो तो आपने एसेसेबल वैल्यू के ऊपर लगा देनी है। जो भी आपने गुड्स इंपोर्ट किए उनकी जो वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी को अप्लाई करना है, ठीक है। जब आप बेसिक कस्टम ड्यूटी को उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, उसके बाद में SWS 10% वहां पर लगाना होगा, ठीक है। मैं एक और अब ड्यूटी आपको बताऊंगा और उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इनको प्रॉपरली वर्कआउट करना है। प्राइमरली आपको दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि उनको ड्यूटीज को अप्लाई कैसे करना है, उनका कंप्यूटेशन किस तरीके से है। ये दोनों बातें आपके लिए सीखनी जरूरी हैं। तो अभी आपको पता लग गया कि दो चीजें, एक तो BCD है, फिर उसके बाद में सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है सेक्शन 37, और ये सेक्शन 37 है कस्टम्स टैरिफ एक्ट का। सेक्शन 37 में हमें एक और ड्यूटी दी है बाय द नेम ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST। देखो GST तो सबको पता ही है, ये वही GST को बेस करके ही कस्टम्स में एक ड्यूटी बनी जिसका नाम भी सेम IGST रखा हुआ है, सेक्शन 37 ऑफ CTA। ड्यूटी नंबर 3, दिस इज IGST, और ये है सेक्शन 37 किसका, ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट का, कस्टम्स टैरिफ एक्ट का। यहां पे लिखा है C.Act कस्टम्स एक्ट, और ये है कस्टम्स टैरिफ एक्ट IGST, ये लगना है। देखो, नाम ही आपको एक बात बता रहा है कि ये जो ड्यूटी है कस्टम्स की, ये हमने इसका बेसिस जो लिया हुआ है वो GST से लिया हुआ है, ठीक है। GST में आपने इस बात को पढ़ा हुआ है कि जो आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, दे आर कंसीडर्ड एज व्हाट, एज इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस पे आपको पता ही है इंटीग्रेटेड GST है, ठीक है। तो फिर कैसे IGST यहां पर भी कस्टम्स की एक ड्यूटी बन गई, ओके। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और बात बताना चाहूंगा, वो ये है कि जब तक GST इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे कस्टम्स टैरिफ एक्ट के सेक्शन 31, 33, नॉट 31, 33, 35, इन दोनों सेक्शंस में हमारे पास में एडिशनल ड्यूटी 31 भी था, हमारे पास में एडिशनल ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी थी।
एडिशनल ड्यूटी को हम सीवीडी भी बोलते थे, ठीक है। तो उन ड्यूटीज को खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो जो ड्यूटीज थी वो आपकी एक्साइज ड्यूटी के ऊपर बेस्ड थी, और जो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी थी जिसका नाम एससीवीडी भी था, वो जो ड्यूटी थी वो आपके वैट के ऊपर बेस्ड थी। ओके, तो जब हमारा एक्साइज और वैट ही खत्म हो गया तो वो ड्यूटी खत्म होनी थी, तो कस्टम्स टैरिफ एक्ट के हिसाब से जो हमारी एडिशनल और स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज थी वो खत्म हुई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, एक्साइज, वैट और ऐसे ही कई सारी और चीजें, आपको पता है कौन कौन से एक्ट, वो सारे के सारे हमने किस में सम्मिलित कर लिए? हमने जीएसटी में वो सब्स्यूम कर दिए। ओके, तो इसीलिए कस्टम्स में एडिशनल ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी वो खत्म हो गई। अब उनके बदले में हमारे पास ये नई ड्यूटी आई सेक्शन 37 ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट की, बाय द नेम ऑफ आईजीएसटी। ओके, पूरा आपको इसका बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अगर किसी प्रॉब्लम में अब आपको एडिशनल ड्यूटी या स्पेशल एडिशनल ड्यूटी दिखे तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। दोस ड्यूटी हैव बीन गॉन नाउ, in place of them we have now this IGST, integrated goods and service tax. okay, सेक्शन 37 IGST, मैंने कुछ बातें इसके बारे में बता दी। अब सबसे खास बात कि इसका रेट क्या होगा, ठीक है। तो भाई जिस कमोडिटी को आपने इंपोर्ट किया है उस कमोडिटी के ऊपर इंडिया में क्या जीएसटी रेट एप्लीकेबल है, वो रेट ही हमारा यहां आईजीएसटी का रेट होगा। नॉर्मली जब आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपको करने होंगे इनके ऊपर, तो वहां पर आईजीएसटी का रेट आपको हमेशा मिलता ही है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको समझ में आई होनी चाहिए बात, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आईजीएसटी का रेट जब प्रैक्टिकली हम ये अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो आईजीएसटी का रेट हम कैसे लेते हैं कि जो कमोडिटी इंपोर्ट की गई है जीएसटी में उसका क्या, उसके ऊपर क्या रेट एप्लीकेबल है, वही रेट हम यहां कस्टम्स में भी आईजीएसटी का लगा लेते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? समझ में आ गई बात? अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंगल से, ठीक है। मैं आपके सामने एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, अ काइंड ऑफ एग्जांपल। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है जो हमने गुड्स इंपोर्ट की उनकी, मान लो वो वैल्यू 100 है, तो फिर उसके ऊपर हमने ड्यूटीज कैसे कैसे वर्कआउट करनी है। तो यहां पर जरा चेक करेंगे इन तीनों चीजों को बेस करते हुए कि इनको आपने कंप्यूट कैसे करना है, उस चीज के लिए अब यहां पर इस बात को देखें। आईजीएसटी की बात पूरी हो गई, मैंने जो इसमें लिखना था इस सिर्फ नाम लिखा हुआ है। अब मैं इसके आगे आपको एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल किसके लिए है? ये कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटी के लिए है। ठीक है, मान लो आपके पास जो वैल्यू ऑफ गुड्स है, जो आपने इंपोर्ट की गुड्स, उनकी जो वैल्यू है वो 100 रुपए की है। ठीक है, सबसे पहले अगर वो गुड्स कस्टम्स में एग्जम्प्टेड नहीं है तो आपने उनके ऊपर बीसीडी लगानी है। आप यहां लिखोगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। रेट आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ होगा, मान लो 10% का रेट है, एट 10%। तो 10% किस पे लेना है? इस पे लेना है। मैं इसको यहां 1 लिख देता हूं। सो 10% ऑन 1, ताकि आपको याद रहे कि रेट लगाना किसके ऊपर। तो 10% ऑन 1, 10% जब आप 100 पे लगाओगे तो ये 10 रुपया बन गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम हियर, दिस इज 10 रुपीज। ओके, अब इसके बाद आपको क्या लगाना है? अब आपको लगाना है अपना SWS। SWS मीन्स सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो आपको लगाना है, देखो ध्यान से कैसे लगेगा। यहां पर अब आप करोगे SWS, मान लो उसका रेट, मान लो क्या, उसका रेट तो बता ही रखा है कि 10% आपका रेट है उसका। सो SWS अगेन एट 10%। अब ये किसके ऊपर लगाना है? इसको मैं यहां पर नंबर 2 दे रहा हूं। ठीक है, तो ये 10% आपने कैलकुलेट अब करना है 10% ऑन 2, इस वाले अमाउंट के ऊपर आपने इसको लगाना है। बीसीडी का जो अमाउंट है उसके ऊपर आपने SWS लगाना है। तो 10% ऑन 10 रुपीज, दिस वुड बी 1, ये 1 रुपया हो गया। ठीक है, इसको अब हम नाम दे देंगे 3। ठीक है, यहां तक अगर हम टोटल लगाएं
तो कितना हो गया? 100, 10 और 1, 111 रुपए आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स हो गई, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ ड्यूटीज, जिस ड्यूटी में हमने बीसीडी और अपना सरचार्ज शामिल कर लिया है। ओके, अब अगर मैं साथ में आईजीएसटी भी लगाना चाहूं कि भाई आईजीएसटी भी मेरे को अब लगानी है, तो आईजीएसटी मैंने कैसे लगाना है? अब आईजीएसटी का ध्यान करो, इनके बाद में फिर नंबर आएगा अपना आईजीएसटी का। ये हमने लिया यहां पे आईजीएसटी। मान लो आईजीएसटी का रेट आपके लिए कोई भी रेट हो सकता है, 12% हो सकता है, 18% हो सकता है, 10% हो सकता है। मैं यहां पर कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए 10% ही ले रहा हूं। ओके, सो मान लो आपका जो आईजीएसटी है वो भी 10% आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब आपने कर दिया एसडब्ल्यूएस आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 10%। सवाल ये है कि ये 10% आपने किस पे लगाना है? ओके, तो याद रख लो कि ये जो हमने अभी यहां पर टोटल किया है, इसको मैं नंबर 4 दे रहा हूं। ओके, इसके ऊपर आपने आईजीएसटी को लगाना है। सो आईजीएसटी एट 10% ऑन नंबर 4। ओके, नंबर 4 111 रुपए है, 10% जब आप इस पे लगाओगे दिस वुड बी 11.1। ओके, ये आपका 111 है। सो 11.1 इज 10% ऑफ दिस। जब आपने ये भी लगा दिया, अब आपकी गुड्स की जो वैल्यू हो गई, ये और टोटल कर लो, 122.1, ये आपकी गुड्स की आफ्टर ड्यूटी जो है वो वैल्यू आ गई है। क्लियर है बात? इस तरीके से आपने इन चीजों को लगाना होगा। आईजीएसटी कैसे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया। क्या करोगे? जो आपने गुड्स की वैल्यू है वो ले लो, साथ में आपने बीसीडी जो लगाई है वो भी इंक्लूड करो, साथ में जो आपने सरचार्ज लगाया वो इंक्लूड करो, जो टोटल आएगा उसके ऊपर आपने आईजीएसटी को के रेट को अप्लाई करना है। ठीक है, रेट लगाने के बाद आपके पास आईजीएसटी का अमाउंट वहां पर आ जाएगा। क्लियर बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, अब 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों पॉइंट्स को तो आपने बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। पहला पॉइंट इसमें यह है कि अगर मान लो कोई ऐसी गुड्स आपने इंपोर्ट कर ली जो गुड्स आपकी जीएसटी में एग्जम्प्टेड गुड्स है, ठीक है, आपने ऐसी गुड्स इंपोर्ट कर ली जो जीएसटी में एग्जम्प्टेड गुड्स हैं, तो ऐसे केस में आईजीएसटी नहीं लगेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि आईजीएसटी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? आपके जीएसटी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने ऐसी गुड्स को इंपोर्ट किया है जो गुड्स हमारे जीएसटी में एग्जम्प्टेड गुड्स हैं, तो उनके इंपोर्ट के ऊपर में आईजीएसटी नहीं लगेगा। आप सवाल करोगे सर क्या बीसीडी लगेगी? आंसर यस, बीसीडी लगेगी। कस्टम्स में एग्जम्प्ट नहीं है तो कस्टम्स की बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगेगी, लेकिन क्योंकि वो आर्टिकल जीएसटी में एग्जम्प्टेड है और जीएसटी को बेस करके कस्टम्स में हमने जो ड्यूटी बनाई है वो आईजीएसटी है, आईजीएसटी नहीं लगेगी। समझ गए? अब इसका एक और, मैंने कहा 2 बातें याद रखना। पहली बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अगर किसी सिचुएशन में आपको यह मिले कि कोई पर्टिकुलर गुड्स ऐसी हैं जो आपने इंपोर्ट की, वो कस्टम्स एक्ट में एग्जम्प्टेड गुड्स हैं। अगर वो कस्टम्स एक्ट में एग्जम्प्टेड गुड्स हैं, इसका मतलब उनके ऊपर में कोई बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लग सकती है, नो बीसीडी। ठीक है, सवाल यह है कि क्या उनके ऊपर आईजीएसटी लगाई जा सकती है? बीसीडी तो नहीं लग रही क्योंकि कस्टम्स में वो एग्जम्प्टेड गुड्स हैं। सवाल यह है कि क्या आईजीएसटी लगाओगे? ठीक है, तो अब इसका आंसर ले लो। आंसर यह है कि इवन दो बीसीडी इज एग्जम्प्टेड, लेकिन अगर वो गुड्स जीएसटी में टैक्सेबल गुड्स हैं, तो जो जीएसटी में उनके ऊपर रेट लगता है उस रेट से आईजीएसटी पे करनी पड़ेगी, वो ड्यूटी तो लगेगी। गॉट इट? दोनों बातें अच्छी तरीके से आपने याद रखनी है, मैंने आपको बता दी, आप नोट करो अपने पास में। और ये अभी हमने एक काइंड ऑफ कंप्यूटेशन करके देख ली कि किस तरीके से जो ड्यूटीज अभी तक हमने पढ़ी उनको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा किसकी? नंबर 4 की। नंबर 4 पे हमारे पास है जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस। ओके, अब
जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या चीज है? देखिए, ये कंपनसेशन सेस जो है ये दो तरह की गुड्स पे लगता है। एक तो वो गुड्स जिनको हम लग्जरी गुड्स बोलते हैं, लग्जरी, फॉर एग्जांपल हाई एंड कार्स जो है हमारी लग्जरी कार्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं। तो लग्जरी गुड्स के ऊपर हमारा ये जीएसटी कंपनसेशन लगता है, कंपनसेशन सेस लगता है। दूसरा जीएसटी कंपनसेशन सेस हमारी ऐसी गुड्स के ऊपर भी लगता है जिनको हम डीमेरिट गुड्स बोलते हैं। डीमेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स कौन सी होती हैं? डीमेरिट गुड्स वो हैं जिनकी वजह से हमारे समाज को या हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुंचता है, उनको हम डीमेरिट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है डीमेरिट गुड्स के? इसके एग्जाम्पल है पान मसाला, सबको पता ही है पान मसाला खाने से देयर वुड बी सम प्रॉब्लम्स। टोबैको, देयर वुड बी प्रॉब्लम। इवन मोटर व्हीकल भी हमने डीमेरिट गुड्स में रखा हुआ है, क्योंकि मोटर व्हीकल से हमारे एनवायरनमेंट को बड़ा नुकसान पहुंचता है, बिकॉज मोटर व्हीकल के थ्रू पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे कार्बोनाइज्ड ड्रिंक्स हैं, एयरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, वो भी डीमेरिट गुड्स में शामिल है। कोल, कोयला, ठीक है, वो भी डीमेरिट गुड्स में शामिल है। तो ये जो हमारा जीएसटी कंपनसेशन सेस है, ये किन के ऊपर अप्लाई होता है? दिस इज applies on luxury goods and demerit goods। और मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। लग्जरी गुड्स तो पता ही है, डीमेरिट गुड्स के क्या क्या एग्जांपल है? पान मसाला हो गया, टोबैको हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, एंड सो ऑन। ये जो है हमारे ये लगते हैं, ओके। कंपनसेशन सेस जो है वो इन्हीं दो तरह के गुड्स के ऊपर अप्लाई होगा, इनके अलावा किसी और के ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं लग रहा है, ओके। समझ में आ गई बात? अब वही इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि जीएसटी कंपनसेशन सेस अगर लग रहा है तो हमारी कंप्यूटेशन में किस तरीके से वो आएगा, कैसे जीएसटी कंपनसेशन की सेस की कंप्यूटेशन होगी, इसकी बात जरूर करेंगे। पर उससे पहले मैं जरा आपको कुछ खास बात इसमें और बताना चाहता हूं। खास बात यह है, ध्यान से सुनना। देखो, जीएसटी के रिलेशन में एक आपके पास में नंबर 3 की ड्यूटी हो गई आईजीएसटी, और एक नंबर 4 का जीएसटी कंपनसेशन सेस हो गया, ओके। जीएसटी में आपने अच्छी तरह कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, आईटीसी का, ओके। अब आप इस बात को ध्यान रखो कि कस्टम्स में जब हम ड्यूटीज लगा रहे हैं, ठीक है, तो उन ड्यूटीज के ऊपर आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मिलेगा या नहीं मिलेगा? कौन सी ड्यूटीज हैं जिनके ऊपर आईटीसी अवेलेबल है? तो याद रख लो, जीएसटी का कॉन्सेप्ट है आपका आईटीसी। जीएसटी के रिलेशन में हमारे पास ये दो चीजें लिखी हुई हैं। तो आईटीसी जो हमें मिलने वाला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमें मिलेगा, वो एक तो आईजीएसटी अगर आप इंपोर्टेड गुड्स पे पे कर रहे हो उस पे, या फिर अगर आपने जीएसटी कंपनसेशन सेस भी पे किया है इस पे, इन दोनों पे इंपोर्टर जो है वो आगे जब इनको सप्लाई करे तो उस में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वो पे कर रहा है ना, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिलेगा। जब ये इन चीजों को आगे बेचेगा, उसकी कोई जीएसटी लायबिलिटी बनेगी, उस जीएसटी लायबिलिटी में से ये इस आईटीसी को माइनस कर सकता है। सो एक ही लाइन याद कर लो कि आईजीएसटी और जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है, इसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। इसको नोट करो अपने पास में, हाथ के हाथ इस बात को लिख लो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द आईजीएसटी एंड फॉर द जीएसटी कंपनसेशन सेस इज अवेलेबल। इन दोनों के लिए ये अवेलेबल है, ओके। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जीएसटी कंपनसेशन सेस यहां पर हमने कैसे वर्कआउट करना है, किस तरीके से हमारे कंपनसेशन सेस की वर्किंग होगी, ओके। कंपनसेशन सेस के लिए क्या करेंगे हम? मैं इसी इलस्ट्रेशन को अगर आगे और बढ़ा दूं, यहां पर मेरे पास में स्पेस नहीं है, मैं अब इसको यहां पे लिखता हूं, इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूं जो पॉइंट नंबर 4 पे था। एक हमारे पास में
सब टोटल आया हुआ है, ये सब टोटल हमारा किस चीज का है, वैल्यू ऑफ गुड्स का, बीसीडी का और इसका, ये है हमारे पास में 111। उसके बाद हमने लगाया यहां पर आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 10%, और ये हमने किस पे लगाया, इस वाले पे लगाया था, ये हमारे पास था 11.1। ओके, यहां तक हमने किया हुआ है। अब अगर हमें जीएसटी कंपनसेशन सेस भी, आपने जो गुड्स इंपोर्ट कर रखी हैं वो या तो लग्जरी गुड्स हैं वो, या वो डीमेरिट गुड्स हैं, उनके ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस भी हमें लगाना है। तो अब यहां नंबर आ गया जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाने का। ठीक है, जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है आपका, वो अब आप यहां लगाओगे। मान लो कंपनसेशन सेस का रेट आपका 10% गिवन है, एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो कैसे वर्कआउट हमें करना है, ये 10% हमें किस चीज के ऊपर अप्लाई करना है। ध्यान से देख लो कि ये जो आप वर्कआउट कर रहे हो, ये भी आपने इसी के ऊपर, ये यहां पर 4 नंबर दिया हुआ था, ये भी आपने ऑन 4 वर्कआउट किया है। जीएसटी कंपनसेशन सेस भी आप ऑन पॉइंट नंबर 4 111 रुपए के ऊपर ही आप ये वर्कआउट करेंगे। अगर जीएसटी कंपनसेशन सेस 10% है तो 111 के ऊपर 10%, अगेन 11.1, और अब आपकी गुड्स की जो वैल्यू बन गई वो बनेगी 133.20। ठीक है, तो जीएसटी कंपनसेशन सेस अगर कंप्यूटेशन में आ रहा है तो इस लेवल पर आएगा, और इस लेवल पर कैसे वर्कआउट करना है, जो भी रेट है आपका, उस रेट को आपने यहां वाला अमाउंट, और ये अमाउंट कौन सा है, जो वैल्यू है गुड्स की वो, जमा बीसीडी, जमा जो आपका एसडब्ल्यूएस है, इन सब को टोटल करके जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर ही आपने जीएसटी कंपनसेशन सेस को लगाना है। समझ आई बात। अब एक खास बात, बड़े ध्यान से आपने इस बात को सुनना है। हमने जो इलस्ट्रेशन यहां बोर्ड पे किया ड्यूटी की कंप्यूटेशन को समझने के लिए, वो बिल्कुल सिंपल था। उसमें साथ में एक चीज और याद आप रखेंगे, और आपने वो ये याद रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में एंटी डंपिंग या सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी, अगर इन दोनों में से कोई ड्यूटी और भी दी हुई है किसी क्वेश्चन में, जहां पर आप ये वर्किंग कर रहे हैं, वहां उस क्वेश्चन में अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी भी दी हुई है, तो आपने याद रखना है कि पहले आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस से पहले आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी को कंप्यूट करना है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस को कंप्यूट करते हुए हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी को भी इंक्लूड करना होता है। जैसे अभी हमने यहां पर इस अमाउंट के ऊपर यहां पे आईजीएसटी वर्कआउट कर लिया। अगर मान लो इस क्वेश्चन में एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी भी हो, तो पहले हम वो एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी को वर्कआउट करेंगे और उनको यहां पर लिखेंगे। ठीक है, फिर आईजीएसटी हम अप्लाई करेंगे इस अमाउंट पे, प्लस जो एंटी डंपिंग या सेफगार्ड ड्यूटी का अमाउंट है उसको ऐड करके, उसको इंक्लूड करके जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम आईजीएसटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जीएसटी कंपनसेशन सेस के केस में इनकी जो वर्किंग होती है, ठीक है, जिस वैल्यू के ऊपर ये रेट आपको अप्लाई करना होता है, उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो उस अमाउंट को भी इंक्लूड करना होगा। काइंडली मेक इट अ नोट विद यू, अपने पास इसको नोट करके रखो। क्लियर हो गई बात? नाउ ड्यूटीज हमारे पास इसके अलावा अभी है 2 ड्यूटीज का नाम तो मैंने अभी भी ले लिया, एंटी डंपिंग और सेफगार्ड। ठीक है, हालांकि ऑब्वियसली हम उनको उनके नंबर पे जब पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन इसका रेफरेंस मैंने यहां पर आपको पहले ही दे दिया। एंटी डंपिंग के टाइम पे मैं आपको बात बताता, ठीक है, उससे पहले ही आप पहले से प्रिपेयर्ड हो कि जब किसी क्वेश्चन में
एंटी डंपिंग या सेफ गार्ड ड्यूटी भी दे रखी होगी तो पहले उनको वर्कआउट करना होगा। वो कैसे वर्कआउट होगी वो तो आपको सेशन में जब टाइम आएगा उनको बताने का तो आ ही जाएगा आपके सामने। पर ये बात अभी से ही आपने याद कर ली कि जीएसटी कंपनसेशन सेस और आईजीएसटी को वर्कआउट करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा। अगर क्वेश्चन में एंटी डंपिंग या सेफ गार्ड दे रखी है तो उनके अमाउंट को भी इस अमाउंट में इंक्लूड करने के बाद ही आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस निकालना होगा। ठीक है, बाकी की ड्यूटीज अगले सेशन में। थैंक यू।